अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ अब खुलकर पाक फौज पर इल्जाम आयद कर रही है और अब इल्जाम लगा दिया है कि इमरान खान के खिलाफ अमरीकी साजिश में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी, बल्कि उसने इस साजिश को कामयाब बनाया है। ये भी इल्जाम लगा दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट अमरीका को फौजी अड्डे देना चाहती थी और इमरान खान के इनकार पर साजिश का आगाज हुआ। और आज सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान लगी लिपटी रखे बगैर खुलकर सामने आ गए हैं। बाकायदा पाक फौज की क़यादत को चार्जशीट कर दिया है, पाक फौज की क़यादत का नाम भी लिया है। मुलाकात में बाकायदा पाक फौज की क़यादत का नाम लेकर तनकीद करते रहे और ये भी बता दिया कि न्यूट्रल्स पर तनकीद से मेरी मुराद पाक फौज ही होती है। इमरान खान के पौने 4 साल हुकूमत में फौज पर इल्जाम लगता रहा कि हुकूमत की बैसाखी बनी हुई है, मगर आज इमरान खान ने फौज पर अपनी हुकूमत को कमजोर करने का इल्जाम लगा दिया है। और इमरान खान ने कहा कि कभी भी मेरी हुकूमत को पौने 4 साल में मजबूत होने नहीं दिया गया। नून लीग के 30 MPs 30 MNAs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, वो खुद मुझसे आकर मिले, मगर उन्हें बाअसर अफराद की जानिब से ऐसा करने से रोक दिया गया। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे पैगाम भेजती रहती है, मगर मैंने इन लोगों के नंबर्स ही ब्लॉक कर दिए हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, फिर आगे बात होगी। इमरान खान ने साथियों से गुफ्तगू में मजीद कहा कि इन लोगों की मिसकैलकुलेशन थी कि खान गया तो पब्लिक नहीं निकलेगी। इन्हें उस वक्त से डरना चाहिए जब मैं मजीद नाम भी लूंगा। अभी तो शहबाज शरीफ को मीर जाफर कहा है, मगर और भी मीर जाफर हैं, उनके नाम भी सामने लाऊंगा। साफियों ने कहा कि नाम अभी बता दीजिए, तो उन्होंने कहा अभी मैं नाम नहीं लूंगा। यानी एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे हैं, साथ में मुस्तकबिल के लिए धमकी भी दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए करप्शन बड़ा मसला नहीं है। इमरान खान ने कहा कि नैब और अदलिया हमारे असर में नहीं थी, हमारे कंट्रोल में नहीं थी, मगर जिनके कंट्रोल था, जिनका असर था, अगर वो चाहते तो 8-10 बड़े लोगों को सजा मिल जाती तो एहतसाब का अमल मजबूत हो जाता और आज हालात मुख्तलिफ होते, क्योंकि नैब और अदालतें एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। यानी इमरान खान ने वादे कर दिया है कि वो फौज को इस्तेमाल करके नैब के जरिए ऑपोजिशन का खात्मा चाहते थे, फौज के जरिए नैब और अदालतों पर दबाव डालकर ऑपोजिशन को सजाएं दिलवाना चाहते थे। और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, बल्कि फौज के कहने पर फैसले देती हैं। और वो ये नहीं कह रहे कि फौज नैब और अदालतों को आज़ादाना काम करने देती, बल्कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फौज ने दबाव डालकर ऑपोजिशन को सजाएं क्यों नहीं दिलवानी जानी चाहिए थी। एस्टैब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात आखिरी दिन तक खराब नहीं थे, उन्होंने ये भी कहा। और ये भी कहा कि सिर्फ 2 मसले थे। एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि पंजाब से उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, मगर मेरा मौक़िफ़ था कि सिंध में तो ज़्यादा बैड गवर्नेंस है और करप्शन है, और उस्मान बुज़दार को हटाया तो पार्टी में तकसीम हो जाएगी। सिंध से क्यों नहीं वज़ीर आला हटाया जाता, क्यों मेरे ऊपर पंजाब का वज़ीर आला बदलने का दबाव है। इसी तरह उन्होंने दूसरा मसला DGISI की तैनाती के हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि ये दूसरा मसला था, मैं चाहता था कि जनरल फैज़ हमीद दिसंबर तक DGISI रहें ताकि अपोजिशन की हुकूमत गिराने की साजिश और अफगानिस्तान की सूरत हाल से निपटा जाए। आज वो ये 2 वजूहात बता रहे हैं, मगर बाज़ी में वो ये कहते रहे हैं कि फ़ौज के नवाज शरीफ से इख्तलाफात होते थे और उसकी वजह करप्शन होती थी, जिसकी वजह से उसके इख्तलाफात होते थे। मेरे नहीं हो सकते। इनको प्रॉब्लम आता क्यों है? सवाल तो ये पूछे, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम है? ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी ये जो एजेंसीज हैं ISI और MI, खास तौर पे ISI, इनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। अब ये बाकी सारे जो सिविलियन इदारे हैं कंट्रोल कर लेते हैं। नवाज शरीफ जुडिशरी को भी कंट्रोल कर लेता है। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी, बाकी सारे इदारे इनके कंट्रोल में थे। अब ये इनकी सबसे जो लड़ाई होती क्यों थी, ये उसको कंट्रोल करना चाहते थे। जब इनके कंट्रोल में नहीं होती थी, इनको ये जबूरी बन जाते थे। देख लें, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते। और अब अपनी हुकूमत की कमजोरी और उसके गिरने की जिम्मेदारी फौज पर डाल रहे हैं। अब इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि नैब और अदलिया उनके कंट्रोल में नहीं थे, मगर हकीकत यह है कि इमरान खान नैब केसेस और नैब की रिकवरी का क्रेडिट लेते रहे हैं और अपनी हुकूमत को इसका क्रेडिट देते रहे हैं। नैब ने अपने 18 सालों में हमारे आने से पहले पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था, वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। और सिर्फ यही नहीं है, खुद इमरान खान की काबीना और इमरान खान नैब की गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों का क्रेडिट लेते रहे हैं। जून 2019 में उस वक्त के वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने बता दिया था कि शाहिद खकान अब्बासी गिरफ्तार हो जाएंगे, अब उनकी बारी है।
मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ, नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खाकान अब्बासी साहब है? सर जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। नहीं, आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है, तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखिए, जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीजें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी LNG की, तो जैसा काम वैसा अंजाम। और फिर 18 जुलाई को नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार भी कर लिया और फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका में शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी का क्रेडिट भी लिया। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। राज कह रहे हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इमरान खान के इत्तेहादी परवेज इलाही ने भी दावा किया कि इमरान खान अपनी ही काबीना में शामिल वफाकी वजीर मोनिस इलाही को नैब के हाथों गिरफ्तार करवाना चाहते थे। उन्होंने अलीम खान की भी मिसाल दी। इसके अलावा मियां वाली से MPA की भी मिसाल दी जो उनकी अपनी पार्टी से थे इमरान खान की। हमारी तरफ से लॉयल्टी जा रही है, वहाँ से तो दुश्मनी आ रही है, कभी केसों की शक्ल में आ रही है, दो तो ले लिए, खत्म हो गए, झलकियां आ रही हैं केसों की, धमकियां आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, अभी तो हफ्ते की बात है। नैब वालों को कहा इन्होंने पकड़ो मोनिस को। मोनिस साहब ने तो अभी अनाउंस किया खड़े होकर अपनी तकरीर के अंदर, तो हमें समझ हम आपके साथ हैं। यही तो हमें उसके बाद ये हुआ है। उसके बाद ये हुआ है। नैब वालों ने कहा है कि जी हम तो इन राइटिंग दे चुके हैं, ये फुल बेंच का फैसला है, सारे केस खत्म हो गए हैं, हमने वहां दिया, इनके खिलाफ कोई केस है नहीं है। तो इनकी तरफ से ये फरमान गया है कि आप कोशिश करेंगे कुछ चीज निकल आएगी। ये सब के साथ ये कर रहे हैं। इतने बंदे अपने अंदर कराए हैं। तरीन का क्या मसला हुआ? अलीम खान का क्या मसला हुआ? जो इनके नीचे MPA है मियां वाली से, उसका क्या, सप्तान का क्या मसला था? इसी तरह हुकूमत की जानिब से नैब को इस्तेमाल करने और एहतसाब के पूरे अमल पर सवालात उठते रहे थे और आज सवालात इमरान खान ने फौज पर उठा दिए। तो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जिन्होंने बाकायदा तौर पर फैसले दिए साबिका हुकूमत के खिलाफ, नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, या फिर रिमार्क्स दिए, तो उन रिमार्क्स को इस्तेमाल करके इमरान खान ने बाकायदा तौर पर 2018 की इलेक्शन कैंपेन की। तो उन्हीं आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब असल में सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में एक तरफा एहतसाब की बात की और लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाबगियों के इल्जाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। इसके अलावा भी अदालती फैसलों में सियासी इंजीनियरिंग की बात की गई। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खान अब्बासी केस के फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर इस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया। हम नैब की बदनीयती को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी जुबान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के प्रोसिक्यूटर्स और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए तो जवाब नहीं दिया गया। यानी कि बार बार जो केसेस थे नैब बनाता रहा और गिरफ्तारियां करता रहा। कभी मरियम नवाज की गिरफ्तारी हुई, कभी शाहिद खान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी हुई, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, साद रफीक साहब गिरफ्तार हुए, मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हुए, मगर शहबाज शरीफ साहब खुद गिरफ्तार हुए और इमरान खान की जमात के खिलाफ केसेस नहीं हो रहे थे और यही एतराज़ किया जा रहा था अदालतों की तरफ से। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि असल में सबको फौज कंट्रोल करती थी, नैब को और अदालतों को भी। हालांकि कुछ दिन पहले ही वो इमरान खान नवाज शरीफ को वापस आने की बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अदालतें आज़ाद हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट में रखा हुआ है कि तुमने पहले तो चपरासी के नाम पे ये जो तुमने पैसे अपने और बेटे को बाहर भिजवा दिए। यहाँ अदालतें आज़ाद हैं, बेटे क्यों बाहर भिजवाए? दामाद क्यों बाहर भागा हुआ है? अदालतें तो यहाँ आज़ाद हैं। इस मुल्क की अगर कभी भी अदालतें आज़ाद थी वो इस दौर में है। नवाज शरीफ क्यों अब नहीं आएगा? वो तब आएगा जब ये समझें कि इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, नैब ख़त्म हो जाएगी, अदालतों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा इन्होंने किया। सिर्फ 40 दिन पहले की बात है कि इमरान खान कह रहे थे कि अगर इस मुल्क की अदालतें कभी आज़ाद थी तो वो अब हैं, मगर अब कह रहे हैं कि अदालतें और नैब को फौज कंट्रोल करती है, इसलिए फैसले नहीं आए अपोजिशन क़यादत के खिलाफ। आज मर्दान के जलसे में इमरान खान ने न्यूट्रल्स का नाम लेकर कहा कि शौकत तरीन को न्यूट्रल्स के पास भेजा जो साजिश रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। मुझे पता है कि किसके साथ भी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की
शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। किन्होंने इस मुल्क को साजिश करवाई? जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया कि जिधर आज हमारी माइशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी माइशत सीधी तरह नीचे जाएगी। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माइशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। इससे भी बढ़कर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी ने एस्टैब्लिशमेंट पर संगीन इल्जामात आयद किए। कल भी उन्होंने DGISI के अमरीकी दौरे पर सवालात उठा दिए थे, और आज उन्होंने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके पीछे खुफिया हाथ है जो करीब नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल्स को अंदाज़ा हो गया कि अमरीकी साजिश कामयाब बनाकर उन्होंने गलती की। न्यूट्रल्स को भी पता चल गया कितनी बड़ी गलती की है अमेरिका की साजिश रिजीम चेंज की जो उन्होंने कामयाब की है। सवाल करती हूँ न्यूट्रल से, न्यूट्रलिटी पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन क्या ये सारा कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी? क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी खत्म, जमहूरियत की तबाही? क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आपने साजिश कामयाब होने दी? एक हमारा जो माइनॉरिटीज़ का डिसिडेंट था, रेस्ट हाउस में रह रहा था, जो कि न्यूट्रल्स का रेस्ट हाउस था। अब आगे और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन सबको पता है कि मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन सबको पता है कि न्यूट्रल नहीं थे। या तो फिर आपने न्यूट्रल की डेफिनेशन बदल दी होगी। पहले फौज को न्यूट्रल होने पर तनकीद थी, अब तेरे न्यूट्रल नहीं थे। पहले सिर्फ सिंध हाउस की बात होती थी, अब इदारों के रेस्ट हाउसेस की बातें हो रही है कि वहाँ पर हमारे जो मुनहरिफ अराकीन थे वो रह रहे थे। एक रुकन की बात भी की जो कि मिनॉरिटी से थे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, और शहजाद इकबाल मौजूद हैं जो आज इस मुलाकात में थे, जो कि जिस इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से की है। शहजाद, कुछ तफसीलात हमने बताई हैं, जो मूड आपने देखा उसमें आपको लग रहा है कि इमरान खान रुक जाएंगे यहीं, या फिर अब बहुत आगे जाने का वो इरादा रखते हैं और बराह रास्त तनकीद का इरादा रखते हैं फ़ौज की क़यादत पर? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, काफ़ी सारी तफसीलात तो आपने बता दी हैं। जो मूड था वहाँ से, उससे तो ये नहीं लग रहा कि यहाँ से इमरान खान साहब पीछे हटेंगे या बैकफुट पे जाएंगे, बल्कि शायद ये लगता है कि उनका जो बयानिया है उसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी। उनकी जो लैंग्वेज है और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, उसमें वो आगे बढ़ते रहेंगे, वो इससे पीछे तो नहीं हटेंगे। मिसाल के तौर पे ये न्यूट्रल की जो इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक अरसे से कर रहे हैं। कहते आए हैं कि न्यूट्रल जो है वो सिर्फ जानवर होता है। ये भी कहते आए हैं कि न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट कैसे रह सकती है जब हक और बातिल का मामला हो। लेकिन आज तो उनकी बात से ये वाजे हो गया कि न्यूट्रल वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के चंद लोगों को कह रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि न्यूट्रल का इशारा जब वो करते तो किसकी तरफ वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे राब्ते होते हैं, पैगामात आते हैं, उस हद तक तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं खुद से किसी से बात नहीं करूंगा, मैंने तो बल्कि नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। और बात अब उस वक्त होगी जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, क्योंकि वो उनकी बात से ये वाज़ेह है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर कोई उनको आके कह दे कि इलेक्शन कॉल कर देंगे, आप अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हटें या नरमी लेकर आएँ, तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन की डेट का ऐलान होगा और इसके बाद फिर जो है आगे बात होगी अगर किसी से बात करनी है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम बातें उन्होंने की। जो 3 इशूज़ मुझे लगता है कि आज उन्होंने इस बैठक में वाजे किए, उनमें से एक तो ये है कि करप्शन उनकी हुकूमत का नारा था कि जब वो आएंगे तो करप्शन को ख़त्म करेंगे। और वो कह रहे थे कि जो बाअसर शख्सियात हैं वो यहाँ पे बैठ के, यानी कि बनी गाला में बैठ के उनको बताया करती थी कि हुक्मरान जो हैं, जो अब हुकूमत में हैं, वो किस हद तक करप्ट हैं। और वो कहते हैं कि मैं हैरान इस बात पे हुआ, क्योंकि पहले मुझे लगता था जब वो करप्शन की स्टोरीज बताते तो उनका और मेरा बयानिया एक ही है उनके बारे में, लेकिन उनको बड़ी हैरानी हुई इस बात पर कि जब उन्हीं लोगों को फिर इक़्तिदार में भी लेके आ गए और उनके खिलाफ जो केसेस थे उनमें भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल किया गया। वरना वो कह रहे थे कि उनके केसेस तो मेरिट पे ऐसे थे कि सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी इंटरवेंशन होती थी जिसकी वजह से उनको सजाएं नहीं होती थी। तो वो इस बात पर बड़े वाज़ेह थे कि करप्शन, वो कह रहे थे मेरी सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन ये रही है
कि मैं समझता था कि करप्शन इनके लिए मसला है, जो बाद में अब मुझे पता चल गया कि करप्शन इनके लिए मसला नहीं है। इसके अलावा एक तो उन्होंने ये भी बताया कि जो मदाखलत होती रही उनके दौरे इक़्तिदार में, उसका मकसद ये था कि हुकूमत जो है वो कमज़ोर रहे, एक हद से ज़्यादा ताकतवर ना हो, जिसकी मिसाल उन्होंने ये दी, जिसका आपने भी जिक्र किया कि 30 MPA फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में उनको ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बाअसर शख्सियात की जानिब से कहा गया कि आप जिस पार्टी में हैं वहीं बैठे रहें, ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है। साफी साहब, ये तो इल्ज़ामात ही उल्टे हो गए हैं, ये बताइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब अब 2 दिन से न्यूट्रल्स को बाकायदा तौर पर तनकीद कर रहे थे, आज मुलाकात में तो नाम लेकर तनकीद कर दी है। जो अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से कल भी हमने देखा कि बाकायदा तौर पर मीडिया पर आकर बात की गई, उससे पहले प्रेस रिलीज आ चुकी थी। क्या इमरान खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर सियासी तौर पर एक अक्लमंद आदमी हैं, वो जो दबाव बढ़ा रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि उस दबाव असर कर रहा है, इसलिए उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि इदारे वाकई प्रेशर फील कर रहे हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से दिया जा रहा है? एक तो शाज़ेब अक्लमंद और कनिंग और शातिर में फ़र्क होता है। वो चूँकि मैकियावेली को पढ़ते हैं, उसके पैरोकार हैं, तो वो नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करना चाहता है, और ये जो जलसों में जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, ये सारा उसका वो जो नफ्सियाती दबाव बढ़ाने की कोशिश है। क्योंकि दर हकीकत होता ये है कि दिन को वो इस तरह के बयानात देते हैं और शाम को पैगामात भेजते हैं, और मिन्नत तरले के लिए लोगों को आगे किया हुआ है। साहब वो कह रहे हैं मैंने नंबर ब्लॉक किए हैं, मुझसे राब्ते कर रहे हैं, मैंने नंबर ब्लॉक किए हैं। ये तो वो ये भी कहते थे ना कि मसलन वो पिछले इलेक्शन के बारे में क्या कहते थे, वो उसने ये कहा था कि मैं मीडिया की आज़ादी का सबसे ज़्यादा बड़ा हामी हूँ, लेकिन पिछले 3 सालों में आपने देखा कि अमलन वो क्या करते रहे। वो कहते थे मैं आज़ादाना एहतसाब चाहता हूँ, फिर आपने देखा उसने चेयरमैन नैब को कैसे ब्लैकमेल किया और ख़ुद उसको क्या करते रहे। तो अब इसके बाद भी अगर कोई इमरान खान की बात को सीरियस लेता है या उसके दावे को, या आप इसी आदम एतमाद को ले लें, आपने ख़ुद अपने प्रोग्रामों में क्लिप चलाए हैं कि वो कह रहा था मैं तो बड़ा खुश हूँ आज कि ये लोग आ गए मेरे खिलाफ आदम एतमाद को ले आए, और अभी कहते हैं कि वो अमेरिका की साजिश। मगर साहब क्या दबाव पड़ रहा है इदारों पर या नहीं पड़ रहा है? प्रेशर फील कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान एक स्टेप आगे गए हैं और शहजाद इकबाल बता रहे हैं कि वो अब यहाँ से सिलसिला आगे ही जाएगा, तो वो तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे इदारों पर। मेरे ख्याल में महीने 1.5 में ये इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, क्योंकि इदारों ने भी अपनी सफ़े दुरुस्त कर ली और जो इंतशार ये उनकी सफ़ों में फैलाना चाह रहा था, और हुकूमत भी अभी बड़ी हद तक अपनी सफ़े दुरुस्त कर चुकी है। तो 1.5 महीना के बाद आपको नहीं इमरान खान नज़र आएगा, नहीं ये PTI नज़र आएगी। शामी साहब, आपका ज़ाहिर है बहुत सियासी तौर पर आपने देखी हैं चीज़ें, सहाफ़ती तजर्बा आपका 70 की दहाई से लेके अब तक। जो स्ट्रैटेजी है इमरान खान साहब की, पहले इनडायरेक्ट तनकीद थी, अब वो डायरेक्ट हो गई है। जो उनके रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें तो इस अमरीकी साजिश में उन्होंने हिस्सेदारी बना दिया है फ़ौज को, तो आप समझ रहे हैं कि ये उन्हें पे ऑफ करेगी? वो दबाव डालने में इस वक्त कामयाब हो रहे हैं, इसलिए सब कर रहे हैं, और आगे बढ़ेगा तो उनको फायदा ही होगा। और देखें, ये जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला इस तरह की ज़ुबान कभी नहीं इस्तेमाल की गई, इस तरह का लहजा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये जो इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ मुब्तला हो गए हैं, यानी जो वो दबाव बढ़ा रहे हैं वो कारगर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो मामले ऐसी सतह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन ना रहे। तो आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आज श्री मज़ारी साहबा ने भी जो कुछ कहा है, वो भी न्यूट्रल्स पे बड़ा हमला किया है, और वो ख़ुद जो हैं अब वो ये तासुर दे रहे हैं कि अदलिया भी और नैब भी जो कुछ इस मुल्क में कर रही थी, तो वो यानी वो भी किसी के इशारे पे हो रहा था, और इशारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो लड़ाई उन्होंने बहुत बढ़ा दी है, और रियासती अदारे और पूरी रियासत जो है उसको अपने ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कोई
मुफीद मामला नहीं होगा, मगर शामी वो साहब खसारे का सौदा कर रहे होंगे। मगर शामी साहब ज़ाहिर है हर दहाई के अलग डायनामिक्स होते हैं। 70 की दहाई के अलग मामला थे, 80 के अलग, 90 की दहाई के अलग। इस वक्त जो अगर वो लेके जा रहे हैं जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, तो वो अपने लिए होगा या हो सकता है कि वो मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ शख्सियात को उस लेवल पर ले जाएं जो उनका कॉन्फिडेंस है, जिसमें उनके पास कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न ना हो और उन्हें वो करना पड़े जो कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं और दबाव डालना पड़े हुकूमत पर कि जी इलेक्शन की तरफ जाए। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त ये इमरान खान साहब तो दबाव अपना बढ़ा भी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वहाँ भी कोई बेहिम्मती नज़र आ रही है। वहाँ लग रहा है कि जैसे कोई फैसला करने की और इक़दाम करने की सलाहियत नहीं रही। तो जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, वो फैसला साजी उसकी कमज़ोर है, और ख़ुद जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो खान साहब के साथ एक अभी तो अपीलों का मामला है कि अपील की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है, तो इससे खान साहब समझ रहे हैं कि उनके लिए मैदान खुला है, वो मजीद आगे बढ़ सकते हैं। शहजाद मुझे ये बताइएगा कि और क्विकली बताइएगा कि वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ रहनुमा भी मौजूद होंगे। हमें जो पता चला है कि कुछ साबिक वज़रा भी वहाँ मौजूद थे, शामी महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। उन लोगों का क्या रिएक्शन था? आपको लगता है कि ओवरऑल जितने भी वहाँ लोग मौजूद थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि बिल्कुल सही जा रहे हैं इमरान खान साहब? जी, जितने रहनुमा वहाँ पे थे वो तो उनके सपोर्ट में ही नजर आ रहे थे, लेकिन ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, इसका कोई फायदा भी हो रहा है, मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना कि देयर इज सम मेथड टू दिस मैडनेस, और वो ये है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ नहीं है, चंद अफराद उनके खिलाफ हो सकते हैं, ये जो इदारा है ये उनके खिलाफ नहीं है, और यहीं से मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। दूसरा, जैसे शामी साहब से एहतराम के साथ इख्तिलाफ करते हुए वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा देखा नहीं हमने माहौल। मुझे लगता है कि ये जो पन्ना है ये उसी किताब में से निकाला है, नवाज शरीफ साहब की किताब में से, जहां पे नवाज शरीफ साहब ने प्रेशर एक्सर्ट किया, नाम भी लिए बजाय आके, यहां तो इमरान खान साहब नाम नहीं ले रहे, और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब फील करते हैं कि नवाज शरीफ को उससे फायदा हुआ, नाम लेने से उन्होंने बैकफुट पे डाला उन लोगों को, और फिर बाद में उनको एक डील मिल गई। ये इमरान खान साहब और उनके हामी इसी तरीके से सोचते हैं। तो इस वक्त अगर इमरान खान दबाव बढ़ा रहे हैं तो उसकी एक वजह ये नजर आ रही है, और साथ साथ आपको कल मीर साहब ने भी आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि दबाव आया भी है इस हवाले से कि इस महीने ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, जिस हवाले से इस वक्त लंदन में नून लीग की क़यादत बैठी हुई है। तो इमरान खान मेरे ख्याल से समझते हैं कि जो वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी वो हासिल कर रहे हैं। साहब अगर मुझे आप भी मुख्तसरन बता सकें कि ये जो है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, उसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव असर कर रहा है, आपकी क्या इत्तलात है? नहीं, देखिए अभी तक तो इमरान खान साहब ने सिर्फ उन इदारों की लाड देखी है, उनकी मार नहीं देखी है, और वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इमरान खान उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर ले और उनके हक़ में ख़त्म कर ले, लेकिन इमरान खान जिस हद तक गए हैं, तो अगर वो अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म करने पर मजबूर हो गए तो फिर वो इमरान खान के हक़ में नहीं होगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा, और फिर मैं देखूँगा कि वो किस हद तक उनको रजिस्ट करते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई नवाज शरीफ के उस बयानिए के दबाव ने उनको इस नतीजे तक नहीं पहुंचाया कि वो न्यूट्रल हो जाए, बल्कि वो इस चीज़ पे हैरत ज़दा हो गए कि जब उन्होंने कहा कि अच्छा वो इमरान खान जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए आया है उसकी हुकूमत को फराह खान चला रही है। जब उन्होंने देखा कि भाई वो इमरान खान साहब जो एहतसाब करने के लिए आए थे, वो अगर उनके एहतसाब के इंचार्ज ने सही किया था तो आज मुल्क से बाहर क्यों गए हैं, आज फराह खान मुल्क से क्यों भागी है। फिर जब उन्होंने देखा कि ये बंदा तो चीन के साथ भी मामलात ख़राब कर रहा है, सऊदी अरब के साथ भी कर रहा है, मुल्क की मईशत को भी तबाह कर रहा है, तो असल में इमरान नाम लेने ने या नवाज शरीफ के इनकलाबी बयानिए ने नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की इन हरकतों ने कि वज़ीर एक दिन करप्शन में हटा दिया जाता है और दूसरे दिन दोबारा उनको वज़ारत दी जाती है, इमरान खान की उन चीज़ों ने उनको न्यूट्रल बनने पे या अपनी सोच बदलने पे मजबूर किया। साहब आपकी कमेंट ये भी है, जो इमरान खान साहब पॉइंट मिस करें, शाहज़ेब एक जुमला सिर्फ, जो इमरान खान साहब पॉइंट यहाँ पे या उनकी जमात मिस करी वो ये है कि उस वक्त एक परसेप्शन ये था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं बेसाखियां बने हुए हुकूमत की। इस वक्त वो फौज जो है वो आके कह रही है बार बार कि हम न्यूट्रल हैं, हमें सियासत में ना घसीटें, हम सियासत में नहीं आना चाहते, लेकिन इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो ये वाजे कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे। वो तो वाजे तौर पे शामी साहब आपका कमेंट, कैसे आप न्यूट्रल रह सकते हैं? शामी साहब आपका पॉइंट मेरे ख्याल से मिस कर रहे हो। जी शामी साहब आपका लास्ट कमेंट। देखें,
बात यह है कि इमरान खान साहब का दबाव जो है वो ये है कि वो न्यूट्रलिटी क्यों आपने रखी है, आप न्यूट्रल ना रहें। वो कहते हैं हमने आपको कहा था हुकूमत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, इलेक्शन वो हार गए, उसके बाद उन्होंने कुछ फिक्रे चुस्त कर दिए। मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल उलट है, यहाँ तो बाकायदा कंपेनिंग हो रही है और मैदान में खड़े होकर ललकारा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो अभी आप इलेक्शन सर पर हैं और ये कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ चलें और हमारे इलेक्शन की तारीख लेकर दें। कभी चौकीदार को मुखातिब किया जाता है, कभी एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है ये है कि फ़ौज उनके साथ चले, अगर नहीं चलेगी तो वो मैदान में हैं और मुकाबला करेंगे। अब ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने राय सुनी है। नून लीग ने लंदन में क्या फैसले किए हैं और इमरान खान साहब की इन बातों का क्या जवाब है। हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब लंदन से, उनसे सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन इस वक्त लंदन में क्या फैसले हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आज इमरान खान ने इल्जाम लगाए हैं उस पर नून लीग का, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में वाज़े कर दिया है, जब मैं न्यूट्रल्स की बात करता हूँ तो फ़ौज की बात करता हूँ, और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरी हुकूमत के पीछे नहीं थी, क्योंकि आप लोग तो कहते थे कि उनकी बैसाखियाँ हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को मजबूत ही नहीं होने दिया उन्होंने। 30 ऐसे लोग थे आपके पार्टी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, उनसे मिले, फौज ने नहीं बनने दिया। अगर फौज चाहती तो आप लोगों के खिलाफ केसेस में सजाएं भी हो जाती, क्योंकि फौज का अदलिया पर और नैब पर इन्फ्लुएंस है, उनका नहीं था। तो वो तो उल्टा चार्जशीट फौज को कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ फौज खड़ी थी, बजाय इसके कि उनके साथ खड़ी होती। आप कहते हैं उनकी बैसाखी थी, वो कह रहे मेरी हुकूमत को नहीं मजबूत होने दिया फौज ने। आखिर जो है बिल्ली जो है वो इशारों कनाइयों में जो बात हो रही थी, वो बिल्ली जो है अब बाहर आ गई है थैले से। देखें इमरान खान जो है ना वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी जो हुकूमत का फॉल है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी जो है उसकी जिम्मेदारी उस पे ना पड़े, उसकी करप्शन के ऊपर, उसकी डाके जो मारे हैं उसने और उसकी हुकूमत ने, उसकी हवारियों ने, महंगाई जो की है, चीनी और दवाइयाँ और गंदम, ये सारे स्कैंडल्स जो है, स्कैंडल्स का एक अनएंडिंग जो है ना सिलसिला है इस हुकूमत का। एक लंबी दास्तान है करप्शन की, वो भी तो किसी ने टॉलरेट की ना। हमारे पे करप्शन के इल्जाम लगते रहे, लेकिन करप्शन साथ जो है उससे 10 टाइम्स 15 टाइम्स परहैप्स 20 टाइम्स जो है वो माजी से वो जारी थी, बल्कि मल्टीप्लाई हो रही, दिन ब दिन मल्टीप्लाई हो रही। ख्वाजा वही तो ये कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि फौज के लिए करप्शन मसला ही नहीं है, वरना 8-10 लोगों को सजा दिलवा सकते थे अगर वो चाहते। आपकी पार्टी के अंदर 8-10 लोगों को सजा हो जाती तो एहतसाब मजबूत हो जाता, वो ये कह रहे हैं। देखिए किसी को भी सजा, अदालतें जो थी, इन्वेस्टिगेटर जो थे, मैं भी तो नैब का कैदी रहा हूँ, 6 महीने में रहा हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, साद रफीक रहे हैं, शायद अब्बासी, मिफ्ता, सब लोग रहे हैं, हमजा शहबाज रहा है। देखिए सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई प्रेशर किसी पे नहीं था। इनके केस बनाने जो गए थे, बनाने वाले जो थे, या इनके प्रोसिक्यूटर्स जो थे, या जिन लोगों ने ये सारे इल्जाम जो है, इनको इतनी अक्ल भी नहीं है इमरान खान को तो वो समझ सके कि ये इल्जाम जो है इनके बेसिस क्या हैं, उनका एनालिसिस ही नहीं कर पा रही है। इतनी अक्ल होती तो इसकी हुकूमत आज इसके पास होती। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ खड़ी रही है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन जो है, अपनी रेपुटेशन दांव पे लगाई इस बंदे को सपोर्ट करने का। और 2011 से ये आपको भी पता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इमरान खान का। अब हमारे साथ क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, उसकी कन्विक्शन किस इल्जाम पे हुई, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन हमने कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई इल्जामात नहीं लगाए हमने। ठीक है छोटी मोटी जो है इल्जामात की, लेकिन इतना मीर जाफर का नाम इस्तेमाल करना, मीर सादिक का नाम इस्तेमाल करना, न्यूट्रल को इंटरप्रेट करना जो है, मैं समझता हूं कि इमरान खान जो है इस वक्त
वो दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं रहा। ये जो शौक है ना इसका इक़्तिदार का जाना का, जब इक़्तिदार से आपको मोहब्बत हो जाए तो फिर इक़्तिदार से जब जुदाई होती है तो इंसान का ज़हनी तवाज़ुन जो है ख़राब हो जाता है। मगर ख्वाजा साहब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशन उनके तजर्बे की ही बुनियाद पर है? जब आप भी कह रहे हैं 2010-11 का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब के केस में जब JIT बनी और JIT किस तरीके से कंट्रोल होती थी, व्हाट्सएप किस तरीके से व्हाट्सएप पर JIT बनी, ये सारे के सारे मामलात इदारों ने कंट्रोल किए, इसके इल्जामात तो लगते रहे, मीडिया पर रिपोर्ट्स भी आती रही, आप लोग भी इल्जामात लगाते रहे, इसलिए उनकी तवक्को थी कि जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए उस वक्त अगर सब कुछ करा लिया गया तो इनको सजाएं भी दिलवाते होते हुए 8-10, तो उनकी तवक्को उसी बुनियाद पर नहीं थी। मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन तवक्कुआत जो हैं वो क्यों ये आपने देखें, अगर इनसे गवर्नेंस नहीं हुई, माशी हालात इनसे ठीक नहीं हुए और करप्शन जो है वो रैम्पेंट हो गई, इसके ऊपर तो फौज ने नहीं है मुदाखलत को इनको कहा कि ये करप्शन करो या मिस गवर्नेंस करो या ओबलाइज करो अपने क्रोनीज को, अपने चमचों को ओबलाइज करो, उनको लूट मार की इजाजत दो। जो दो करीब थे, चाहे वो ख्वातीन थी या मर्द थे, सबको खुली छुट्टी दी और खुद जो है वो रिक्शे पे बैठ के जो बनी गाला से आते थे PM ऑफिस में, वो उसका 98 करोड़ रुपया जो है खर्चा आ गया, पेट्रोल का खर्चा आ गया रिक्शे का। तो वो ये इसमें किस पे इल्जाम लगेगा? इन बातों का किस पे इल्जाम लगेगा? इसका भी इल्जाम फौज पे लगेगा। अगर किसी स्टेज के ऊपर फौज अगर या एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमने ए पॉलिटिकल रहना है, हमने आइन की और कानून की पाबंदी करनी है, तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि ये जो है उस वेंटिलेटर के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते थे, इनका इक़्तिदार जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, मैं किसी की जिंदगी में मुतल्लिक या उसकी को बुरा नहीं चाहता किसी का, लेकिन इक़्तिदार की जिंदगी जो है इनकी उस वेंटिलेटर पे कायम थी। मगर ख्वाजा साहब अगर जिंदगी कायम थी तो अब इतना खुल के जो सामने आ रहे हैं, आज तो बाकायदा तौर पर उन्होंने मीटिंग में फौज की क़यादत के नाम लिए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा कि न्यूट्रल्स को अंदाजा हो गया है कि अमरीकी साजिश को कामयाब बनाकर उन्होंने गलती की, यानी बाकायदा तौर पर इदारे पर इल्जाम लगाया है कि वो इस अमरीकी साजिश का हिस्सा थे, इसको कामयाब बनाने का हिस्सा थे, जो बकौल उनके आप लोगों को लाने और उनको निकालने के लिए थी। तो वो उनसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा मुलाकात में कि ये इस्टेब्लिशमेंट मुझसे राब्ते करना चाह रही है मगर मैंने इनके नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं, तो वो दोस्ती करना चाहेंगे या कन्फ्रंट करना चाहेंगे उनको, इस कन्फ्रंटेशन चाहेंगे उनसे? मेरी जो ख्वाहिश भी है और होना भी इसी तरह चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट को जो है फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है अपने आईनी रोल को जो है ना उसकी, या अदलिया को या पार्लियामेंट को या मीडिया को, तमाम अदारों को, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल ही ये है कि हम आईनी हदूद में सब लोग वापस चले जाएं, उससे तमाम ये गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको प्रोवाइड करती रहें, शेल्टर प्रोवाइड करते रहें मुख्तलिफ अदारे जिसमें मीडिया भी शामिल है, पार्लियामेंट के अरकान भी शामिल हैं, अदलिया भी शामिल है और एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, तो फिर सब ठीक है, फिर एवरीथिंग इज फाइन, एक्सीलेंट फिर हर चीज होगी। लेकिन अगर किसी ने अपनी आईनी हदूद में वापस गया है और अपने आईनी रोल में वापस गया है तो इन्होंने शोर मचा दिया है, अजीब अजीब नाम पुकारे जा रहे हैं, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये नाम नहीं लिए जाने चाहिए। बिल्कुल मगर क्या ये दुरुस्त है कि जो बहरहाल इदारों पर पड़ रहा है और वो जो दबाव है वो आप लोगों को बताया गया, जिसकी वजह से आज एक दिन और साहब को और आप लोगों को रुक किया गया है कि भाई फौरी इलेक्शन कराओ, तो जो दबाव है उसमें वो कामयाब हो रहे हैं कि आप लोगों पर ये दबाव डाला गया है? नहीं, हमें कोई इस चीज का दबाव किसी तरफ से नहीं है। मैं आपको साफ अल्फाज में जो है ना बता रहा हूँ, हमें कोई नहीं है, लेकिन हमारा हक है कि हम पॉलिटिकली एवेल्युएट जरूर करें अब जो पाकिस्तान के हालात जो हैं, और साथ ही साथ जो है जो हमारे हलीफ जो हैं उनसे मशवरा करके हम 3 दिन यहाँ पे रहे हैं। मेन टॉपिक जो है वो इकोनॉमी रहा है।
लेकिन साथ साथ ये जो आप जिसकी बात करें ये भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है। हम जाके पाकिस्तान जो है कल हम वापस चले जाएंगे, अभी मैं फारूक होके आया हूँ मीटिंग से, पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। अपने हलीफ जमातें जो हैं, जो कायदीन जो हैं, उनसे मशवरा करके हमको फैसला करेंगे किसको पॉलिटिकली हम इस सिचुएशन को किस तरह वैल्यूएट करते हैं। ऐसा मगर ये तो बताइए ना, देखिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि अल्टीमेट जो है द पावर टू डिसाइड कि इस मुल्क में क्या होना है लाइज विद द अल्टीमेट सॉवरन, दैट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम जो है ये उनका हक है अल्टीमेटली आइन के मुताबिक कि वो फैसले करें। हम अगर मैं सियासी तौर पे ये महसूस करते हैं, मैंने ये अगले दिन बीबीसी को भी इंटरव्यू देते हुए इस तरफ इशारा किया है कि अगर इस चीज समझते हैं हम कि नई मैंडेट की जरूरत है और सॉवरन के पास जाने की जरूरत है, अवाम के पास जाने की जरूरत है, तो एक सेकंड के लिए नहीं हिचकिचाएंगे, हम पिच पे नहीं लंबे पड़ेंगे, विकटें नहीं उखाड़ेंगे और इस तरह इल्जामात नहीं करें देंगे। इल्जाम जो है ये लगाते रहें, जो मर्जी लगाते रहें, जिस हाथ से खाते रहें उस हाथ को काटते हैं ये। बस अब अगर जब आप ये कहते हैं जब हम समझेंगे, अगर हम